दे रहे हैं। हम मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो मैंने पढ़ा दिया है ना उसमें से ही दिया करूंगी कोई टॉपिक, और अगले दिन उसके बारे में पूछा करूंगी, ताकि आप लोग किस तरह से तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो फिर मैं आप लोगों को सारा बताती हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। लेकिन अभी ओपन कर लेते हैं नोट्स। जो हमारा रह गया था उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को पीछे से भी एक दफा रिव्यू दे देंगे, क्योंकि कल मैक्सिमम बच्चे नहीं थे इधर। ठीक है, अभी हम लोग ने डिटेक्टर्स कल दो तीन डिटेक्टर्स हैं इसके। ठीक है, हम लोग ने दो डिटेक्टर पढ़ लिए हैं कल, वो रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएंगे, मैं बाद में रिव्यू देती हूँ। अभी मैं हम अगला पढ़ लें ताकि वो एक वीडियो का तसलसल जो है ना वो सही से रहे। बेटा इसमें एक ना डिटेक्टर है, वो है फोटोवोल्टेइक सेल। इसमें पता है क्या है, ये फोटोवोल्टेइक सेल एक ऐसा डिटेक्टर है, बाकी सब में हमें ना इलेक्ट्रिक करंट पीछे से देना पड़ता है, पता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ती है उस डिटेक्टर को। लेकिन फोटोवोल्टेइक डिटेक्टर किसी भी पीछे से बैटरी से अटैच नहीं है। एक तो ये है, ये विदाउट यूज ऑफ बैटरी ऑपरेट होता है। ठीक है, इसको बैरियर या बेरियर भी पढ़ सकते हैं, बेरियर लेयर सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी जो बेस होती है वो मेटल की बनी होती है, जो कि एज इलेक्ट्रोड काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का आपको पता है कि इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सेमीकंडक्टर लेयर होती है मेटल की, जो कि सेलेनियम की बनी होती है। अब मैं आप लोगों को डायग्राम इसकी बताती हूँ तो आप लोगों को समझ आएगी। ये इसकी मेटल बेस होती है, जो क्या करती है, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड करती है। ठीक है, उसके बाद ये अगर हम लोग इसकी देखें तो ये इसकी सेलेनियम लेयर होती है। ठीक है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर होती है। ठीक है, और ऊपर एक कलेक्टिंग रिंग लगा होता है। ये आ गई हमारे पास इसकी मेन सिमेट्री आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको इसके साथ गैल्वेनोमीटर भी अटैच किया होता है, जो कि क्या करता है, रीडिंग्स को या डिफ्लेक्शन शो करता है, हमें रीडिंग्स दे रहा होता है। अब ये जो फोटोवोल्टेइक सेल है ना, ये एज अ डिटेक्टर यूवी में एक्ट करता है। ठीक है, और ये बैटरी के बगैर चलता है, मतलब बैटरी नहीं इसको ऑपरेट करती। इसकी एक लेयर नीचे वाली बेस क्या होती है, मेटल की होती है, जो एज इलेक्ट्रोड, और ऊपर वाली सेलेनियम लेयर लगी होती है, जो कि सेमीकंडक्टर मेटल है। अगर हम इसको देखें तो इसको कहते हैं कि ऊपर ये ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर, जो कि यहाँ तो सिल्वर की होती है या गोल्ड की होती है, उससे कवर होता है। ठीक है, और देन फिर हम लोग कहते हैं कि जब कोई भी लाइट सेलेनियम लेयर या पे फॉल करती है, सेलेनियम लेयर इस पे जब कोई भी लाइट आके इस तक पहुंचेगी, फॉल करेगी, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करती है, जो कि सेलेनियम सिल्वर के साथ क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। जब वो सेलेनियम इंटरफेयर के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन्स और कलेक्टेड, तो सिल्वर उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड सिल्वर है और एक दूसरा कौन सा, बेस सेल है, जो हम लोग ने कहा था कि मेटल की बेस लगी हुई है। इन दोनों के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डिफरेंस को जनरेट करेगा, जिसके केस में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये जो जो फ्लो ऑफ करंट है ना, ये हमें जो होता है ना, ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितनी रेडिएशन की जितनी इंटेंसिटी आ रही है और जो वो फ्लो करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। आप लोगों ने बस इतनी सी इसकी वर्किंग याद रखी, मैं आप लोगों को अपने अल्फाज में याद करा देती हूँ। बस आप लोगों ने फोटोवोल्टेइक सेल को, हम आप लोगों ने कहना है कि ये फोटोवोल्टेइक सेल को बेरियर लेयर सेल भी कहते हैं। इसकी नीचे वाली लेयर जो होती है वो मेटल की होती है, वो जिसको मेटल बेस लेयर कहते हैं, जो एज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड एक्ट, दोनों ही एज इलेक्ट्रोड एक्ट कर रही है, सेलेनियम भी और ये भी। लेकिन वो क्या है, वो सेमी कंडक्टर मेटल है, और ये क्या है, फुल मेटल बेस है। ठीक है, और ये जो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर होती है, जो कि गोल्ड या सिल्वर की हो सकती है। उसके बाद ऊपर इसके कलेक्टिंग रिंग लगा होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है। कहते हैं जब कोई भी रेडिएशन फॉल करेंगी सेलेनियम लेयर के ऊपर, तो ये क्या करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन को जनरेट करवाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो कलेक्टेड बाय सिल्वर, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्वर कलेक्ट करेगा। तो वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिफरेंस बनेगा बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर के दरमियान। जब ये क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डिफरेंस, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, वो जनरेट होगा। और देन फिर हम कहेंगे कि ये जो करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये डिफरेंस जनरेट होगा तो ऑब्वियसली बात है करंट फ्लो करेगा।
तो ये जो फ्लो ऑफ करंट है ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके। और ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि एट द एंड हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है या हमारे पास कोई भी मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है तो उसके एट द एंड क्या लगा होता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा होता है। उसके रिकॉर्डिंग सिस्टम का क्या होता है कि वो रिकॉर्ड करता है। अब हमने यूवी की ना टाइप्स पढ़ लेते हैं। यूवी के ना दो तरह की होती है, एक होता है सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक होता है डबल बीम। अब आप लोगों की लैब्स में भी आपने देखा होगा जो मैनुअली एक सिंगल बीम भी बड़ा होता है और एक डबल बीम भी होता है। जो बड़ा वाला होता है ना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप जिसके अंदर हम दो क्यूवेट्स रखते हैं, एक रेफरेंस और एक स्टैंडर्ड, वो वाला जो होता है वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। जबकि अगर हम दूसरा देखें ना जिसमें हमने एक एक क्यूवेट पहले स्टैंडर्ड की गिरा के उसकी लेते हैं, फिर सैंपल की रख के उसकी ऑब्जर्वेंस चेक करते हैं, वो सिंगल बीम होता है, वो मैनुअली ज्यादा होता है, वो इतनी एक्यूरेट रीडिंग भी नहीं देता। अब उसकी अगर हम बात करें तो उसकी सिमेट्री ये है कि उसकी ना हमारे पास वो उसका ये है कि वो हमारे पास सबसे पहले उसकी सिमेट्री इस तरह है, उसमें सोर्स होता है, ठीक है। उसमें फिर ये हमारे पास ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर लगा होता है, देन सैंपल होता है, ये उसकी एंट्री स्लिट होती है और ये एग्जिट स्लिट होती है, ठीक है। और यहाँ उस सैंपल सेल में से रेडिएशन गुजरती है, यहाँ से एग्जिट करके डिटेक्टर पे जाती है रिकॉर्डिंग से। ये उसकी फ्लो डायग्राम है। ये आप लोगों ने इसी तरह याद। अगर हम डबल बीम की बात करें तो वो सोर्स से मोनोक्रोमेटर में जा रही है और मोनोक्रोमेटर से आगे मिरर लगा होता है। मिरर उसको क्या करता है, दो साइड पर रिफ्लेक्ट करवाता है, एक सैंपल रेफरेंस की तरफ और एक सैंपल सेल की तरफ। फिर दोनों के आगे अलग अलग से डिटेक्टर लगे होते हैं, डिटेक्टर दोनों के अलग अलग लगे होते हैं और आगे दोनों का क्या लगा होता है, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर के बाद इधर ना रिकॉर्डिंग सिस्टम आगे लगा होगा, वो कैप्चर नहीं सही से इमेज, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो पूछे कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कितने तरह के होते हैं तो आप लोग डायरेक्टली बताएंगे ये दो तरह के होते हैं। एक सिंगल बीम होता है, एक डबल बीम होता है। सिंगल बीम वो होता है जिसमें आपने अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो आपने अगर उस सिंगल बीम वाले से रेडी आपने कोई एग्जाम्पल्स की वैल्यू लेनी है ना तो आपने पहले स्टैंडर्ड रखना है अलग से, उसकी एग्जाम्पल्स नहीं है, फिर आपने सैंपल रखना है। लेकिन अगर आप डबल बीम वाले देखेंगे तो उसमें दो क्यूबिट्स रखने की जगह होती है, उसमें सैंपल और रेफरेंस एक ही दफा में आप रखते हैं और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करना बहुत इजी और एक्यूरेट रीडिंग भी यही देता है, ठीक है। और ये ऑपरेट भी मैनुअली होता है जबकि इसके ऊपर एक डिजिटल टच स्क्रीन लगी होती है। आप लोग ने कितने लोगों के कॉलेजेस में ये अवेलेबल है, आप रिएक्शन से मुझे बताएं या चैट बॉक्स में बता दें। आप लोगों ने ये यूज किया है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी वाला? यस सर। किया है? आयशा आपने तो किया होगा। अभी जो पैथो की लैब में पड़ा हुआ है वो डबल बीम है, हमने तो बस वो यूज किया हुआ है। जी वो डबल बीम है। और जो अगर आपने एनालिसिस की लैब में काम किया ना तो एनालिसिस की लैब में सिंगल बीम पड़ा हुआ है, ठीक है। वो एट एंड पे आप जाएंगे वहां पड़ा हुआ है। उसके बाद इधर कौन है, अरूज आपने किया यूज? मैम डबल बीम वाला नहीं किया, सिंगल बीम वाला है हमारे कॉलेज। चलिए सही है। आप इंटरनेट पे बेशक जिन बच्चों ने नहीं देखा वो इंटरनेट पे देखने के डबल बीम की कैसी वर्किंग होती है। उम्मे रुमान आपने किया? मैम खुद नहीं यूज किया लेकिन देखा है मैम को यूज करते चलें हुए। बस ठीक है। अगर आपने देखा भी है ना फिर भी आप लोगों को उसकी वर्किंग तो पता है ना कैसे वो काम करता है। अब आपने उसकी इंटरनल सिमेट्री भी देख ली कि वो ऐसे मतलब अगर डबल बीम की बात करें तो उसमें दो रेफरेंस और सैंपल के डिटेक्टर भी अलग अलग से लगे होते हैं, जबकि ये जो सिंगल बीम होता है इसमें एक ही डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है। आगे अगर हम यूवी की एप्लीकेशन की बात करते हैं ना तो यूवी की एप्लीकेशन क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन डिटेक्शन कर लेता है। ये एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन कि कॉन्जुगेशन कैन शिफ्ट द अब्जॉर्प्शन टू लॉन्ग, मतलब हम ये आप लोगों को बात अब मैं कैसे समझाऊं अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर ही नहीं लिया हुआ, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है यूवी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट जो आप उनको मैंने पढ़ाया था कि बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ से कैसे शिफ्टिंग होती है, तो क्या उनकी वेवलेंथ होती है। अब ये आप लोगों ने ध्यान से लेक्चर लेके आना, कल मैंने पूछना है बच्चों को कि किन बच्चों ने वो वाले लेक्चर लिए हैं, ठीक है। आप लोग
ये 3 लेक्चर इसके अपलोड होंगे हुए में, ठीक है, और वो बहुत छोटे हैं, एक 16 मिनट का, एक 8 मिनट का, और एक 23 मिनट का। तो आप लोग कोई टाइम 1 घंटा निकालें और वो लेक्चर ले लें। अगर आप लोगों को उसमें कोई समझ नहीं आएगी, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आने चाहिए। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन को जो है ना बताता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, किसी भी अननोन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज के लिए, और डिफरेंस इन कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। और अगर हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखें, ये तो क्वालिटेटिव उसकी आ गई ना सारी। अगर हम क्वांटिटेटिव में देखें तो वो स्पेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी ये यूज होता है। मतलब वो हम टाइट्रेशन दिखा रहे होते हैं ना, जिनकी अब्जॉर्बेंस बाद में हम ले रहे होते हैं एनालिसिस के अंदर। यूवी में हम टाइट्रेशन करके फिर हम बाद में यूवी में ही उसकी अब्जॉर्बेंस चेक करते हैं एनालिसिस के प्रैक्टिकल में। तो अब ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ये हम लोग ने सारा टॉपिक कवर कर लिया। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, देन फिर मैं आप लोगों को पिछला थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आप लोग कल लेक्चर देख के आएंगे, फिर कल हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। अभी मुझे बस रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेनी है।